नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। हल्द्वानी में आवारा पशुओं को सड़क दुर्घटना से बचाने की पहल, जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू। निगम ने जानवरों को पकड़कर भेजा गौशाला। ऋषिकेश में कार सवार पर्यटकों ने की हवाई फायरिंग, मौके से हुए फरार, पुलिस कर रही पर्यटकों की तलाश। लक्सर के ढोडेकी गांव में मुर्दों के नाम आवंटित हुआ सरकारी मुआवजा, पटवारी पर धांधली का लगा आरोप। ग्रामीणों से शिकायत के बाद कार्यवाही में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल कंपनी के अधिकारी से ठगी, 10 लाख रुपए की लूटी रकम, नौकरी का दिया था झांसा। हरिद्वार में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर सीएम एसपी के आदेश पर जांच की शुरू। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर गांव में गैस की होम डिलीवरी हुई शुरू। एजेंसी की गड़बड़ी के बाद की गई थी निलंबन की कार्रवाई, अन्य एजेंसियों के जरिए आपूर्ति हुई सुचारू। उत्तरकाशी में पुलिस चला रही नशा विरोध अभियान, अवैध चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, सख्त कानूनी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मसूरी में फूड डे एंड नाइट फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज, हैप्पी वैली स्पोर्ट्स ने रखा कार्यक्रम, स्कूली बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। ऋषिकेश में दबंगों का कहर, चंद्रभागा पुल के पास बीच सड़क पर दिखाई गुंडागर्दी, पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार। उत्तरकाशी में महिला एवं बाल विकास निदेशालय की लापरवाही, आंगनबाड़ी वर्करों को हल्की साड़ी और शूट धमकाकर निदेशालय ने झाड़ा पल्ला, अधिकारियों से मुलाकात कर और ड्रेस को लेकर खड़े किए सवाल। 2 मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी अशोक कुमार के साथ में शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई प्रतिनिधि और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और 4 बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस जवानों के आवास के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की धनराशि देगी, पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गई संपत्तियों की जो बरामदगी है, उसमें उत्तराखंड राज्य 68% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गई है, जिसमें चंपावत जनपद का थाना बनबसा देश भर के 16,000 से अधिक थानों में टॉप 3 में स्थान बनाने में सफल हुआ है, जिसके लिए भी मैं पुनः अपने पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामान्यतः एक पुलिसकर्मी की 25 से 30 वर्ष की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्ति हो जा रही थी और केवल 18% पुलिस बलों को ही प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे थे, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 50% पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं, जिससे पिछले 1 वर्ष में लगभग 6,000 विभिन्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति मिल पाई है। इतनी बड़ी देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है, एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2,000 रुपये भी अलाउड है और पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बारी जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है,
तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है, जिसके चलते सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशि के बारे में बात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 55,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर चर्चा हो चुकी है। वहीं 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और निवेश देखा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के राजस्व को और साथ में यहाँ के रोजगार को, हमारे नौजवान युवाओं को जो हमारे राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकतम जिनकी प्राथमिकता होगी, हम उन सभी को प्राथमिकता देंगे। हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है क्योंकि प्रकृति द्वारा और पीस टू प्रोस्पेरिटी और डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने एक स्लोगन सबके सामने रखा है वो सभी लोगों को भा रहा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाएगी और उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा जो हमें पीस प्रोस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 में हुई थी। जीएमवीएन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य गढ़वाल के मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ पर्यटकों के रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस दौरान जनता टीवी के रिपोर्टर यशराज आनंद ने जीएमवीएन के एजीएम राकेश सकलानी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ रहा इस बातचीत में। जीएमवीएन यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम, जब भी लोग यात्रा करते हैं, उत्तराखंड के यात्रा पर आते हैं, तो यहाँ पर उनका सबसे पसंदीदा जगह ठहरने का जीएमवीएन होता है। जीएमवीएन तमाम उन उपकरणों से संसाधित है जहाँ पर लोग ठहरकर आनंद का अनुभव करते हैं। बिल्कुल जीएमवीएन में ठहरना लगता है कि अपने घर में ही रुकना है। इसी अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीएमवीएन के एजीएम टूरिज्म राकेश सकलानी जी हैं। सबसे पहली बात तो राकेश सकलानी जी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। मेरा पहला प्रश्न आपसे कि जीएमवीएन किस तरीके से काम करती है और जीएमवीएन का कितना यूनिट है जो यहाँ पर अभी काम करता है? क्या जीएमवीएन सिर्फ लोगों को आवास प्रदान करती है, ठहरने के लिए होटल प्रदान करती है, या और भी कुछ इसका काम है? जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो उत्तर प्रदेश ने पर्वतीय विकास निगम के नाम से एक वो संस्था खोली थी, जिसमें कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी एक्टिविटीज होती थी उसका गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम को कार्य करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसियां घोषित की थी। लगातार चारधाम में आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, रहने की सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं 1 जनवरी भी आने वाला है, नववर्ष पर भी लोग यहाँ पर उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो क्या उसके लिए भी कुछ पैकेज की व्यवस्था या कुछ अलग से व्यवस्था की जा रही? हाँ, हमारे प्रबंध निदेशक विनोद गोस्वामी IAS हैं, जो वो जब से फरवरी 2023 से उन्होंने निगम में ज्वाइन किया, वो उनके अथक प्रयास से उनका यही कोशिश है कि निगम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए तथा निगम अपने संसाधनों से, सीमित संसाधनों से पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करे। वो अपनी तरफ से या निगम के खर्चे या सरकार के उससे पुराने बंगलों का रेनोवेशन करके उनको पर्यटकों के लिए
अच्छी तरह सुविधा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी हमारे उसके जो है नए वर्ष और उसके लिए विशेष पैकेज है वो उसको पर्यटकों को हमारी एमडी प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि बॉनफायर हो गया और वो है कोई जो भी वो होगा उसको मनोरंजन के वो होंगे, जो जिस बंगले में होंगे उसमें पूरे वो करेंगे, हम उनको पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे एजीएम टूरिज्म राकेश सकलानी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का जो विजन है, उस विजन को ये आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो उत्तराखंड को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो काफ़ी स्पष्टवादी हैं और काफ़ी स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देना और साथ ही साथ टूरिज्म जो यहाँ पर आते हैं उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखना। यूँ तो GMVN लगातार लोगों की टूरिस्ट के सुविधाओं की विशेष ख्याल रखते ही आई है और इस साल भी GMVN को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है। अब तो यह देखना है कि जनता GMVN की लगातार तारीफ भी करते आ रही है। विदेशी टूरिस्ट भी बात करें तो वो भी GMVN में आकर ठहरते हैं। तो GMVN का काम इस बार बहुत अच्छा रहा, सराहनीय काम रहा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। उधम सिंह नगर में सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की गई। इस दौरान विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को सभी रुके कामों को पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही से बचने को कहा। प्रेमनगर आश्रम में भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3 दिवसीय एशिया अग्नि हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इन विभागों में DRDO, सर्वे ऑफ इंडिया, क्रॉप और कोयर इंडिया के स्टॉल प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रदर्शनी के पहले दिन सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा के विषय पर चर्चा हुई। वहीं सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर मौजूद रहे। ये 3 दिन का एग्जीबिशन है एग्री, हॉर्टी और ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसमें पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक सेगमेंट की कंपनियां भाग ले रही हैं। लगभग इसमें 200 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, उनको कैसे बढ़ावा मिले, हमारी जीवन शैली में कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की जा रही है। मसूरी में देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास प्राधिकरण गरीब लोगों के घरों को अवैध रूप से सील करने के साथ ही ध्वस्त कर रहा है, मगर भूमाफिया और रसूखदारों के अवैध रूप से बनाए गए घरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। के द्वारा पीड़ित है भारद्वाज जी के द्वारा जो AE मसूरी में इस बंदे ने इतने सारे गरीब लोगों के चालान किए हैं कि लोग त्राहिमाम हो रखे हैं। मतलब सरकार ने ये MDDA यहाँ इसलिए भेजा है कि आप लोगों ने यहाँ के गरीब जनता जिनके पास घर मकान है उनको घर बनाने की एक व्यवस्था आपने प्रोवाइड करवानी थी, जैसे देहरादून में, लेकिन इन्होंने उल्टा काम करा है। 1984 से मसूरी में MDDA आया और आज 2023 चल रहा, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं। MDDA के पास कोई बायोलॉजी नहीं, तो ये MDDA यहाँ लाया क्यों? किसी लिए आपने ना कोई यहाँ का कोई मानक बनाया, न यहाँ आपका कोई नियम चल रहा है। आपके अपने खुद के नियम है, देहरादून के नियम है, यहाँ टाउन प्लान है नहीं, और देहरादून के हिसाब से यहाँ चालान कर रहे हो आप। क्या मतलब इन चीजों का? रुड़की में एडवोकेट्स एसोसिएशन की वार्षिक चुनाव की तैयारी जोरों पर शुरू हो चुकी है। आज से चुनाव नामांकन प्रक्रिया रामनगर कोर्ट और तहसील परिसर में शुरू हुई। वहीं नामांकन के बाद आपत्तियों पर भी सुनवाई की गई। हालांकि इस बार के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि चुनावी मतदान 30 अक्टूबर को होगा।
जबकि काउंटिंग भी उसी दिन शाम 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसका परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। एक और देश प्रदेश में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगर में दशहरा पर्व पर रावण की पुतला दहन को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। दरअसल हर साल पैठ पड़ाव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन पिछले साल इसे क्रीड़ा मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने इस खेल मैदान में केवल खेल कूद के संचालन करने की अनुमति प्रदान की। फिलहाल रावण पुतला दहन को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो एसडीएम को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। नहीं, इसमें क्या कहते हैं 18 तारीख को ही क्या कहते हैं इसमें संबंधित जो रामलीला कमेटी के मेंबर्स थे जिनके द्वारा दशहरे में पुतला दहन किया जाता है, उनसे वार्ता करके उनको अवगत कराया गया था कि इसमें चूँकि इस बार माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक रोक है, उस मैदान MP इंटर कॉलेज का जो मैदान है मात्र उसका उपयोग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा, जिसके क्रम में ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने प्ली दायर की थी जो रिजेक्ट हो गई है, जिस क्रम में हमारे पास मैदान चिन्हित है और जिस क्रम में अतिरिक्त एक एसडीएम सामने कमेटी का गठन भी किया कल ही को, जिसमें सभी कमेटी के द्वारा आज निरीक्षण किया जाएगा और जो भी उचित स्थान होगा उसको चिन्हित कर दशहरे के में पुतला दहन की कार्रवाई वहाँ की जाएगी। हमारी तरफ से स्थान का चयन हो चुका है, हम पुराने ही दशहरा स्थल पर ही अपने पुतले का दहन करेंगे। ये हमारा और पूरी कमेटी का स्टैंड है। अगर पैठ पड़ाव में अनुमति नहीं देते तब भी हम अपना पुतला दहन जो है पुराने स्थान पर ही करेंगे। हमारे समाज का यही कहना है, यही मत है। पचवादून विकास नगर में प्रदूषण का स्तर किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने की एक बड़ी वजह बढ़ते वाहन, कूड़ा और नदियों का होता दूषित पानी है, जिसके कारण लोग बड़ी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पचवादून विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई, रामपुर में बढ़ता प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। कभी पचवादून अपनी आबो हवा के लिए जाना जाता था, मगर और प्रदूषण का जहर घुल रहा है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो गया है। बढ़ती मौसमी बीमारियां प्रदूषण की वजह मानी जा रही हैं। वहीं स्वच्छ वातावरण के लिए जाना जाने वाला विकास नगर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का सबब बनता जा रहा है। विकास नगर में प्रदूषण का स्तर किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। हवा की गुणवत्ता, अवैध प्लास्टिक से भरे गोदाम और गोदाम से निकलने वाला दूषित पानी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसके कारण लोग लगातार जहरीली हवा में सांस के रूप में ले रहे हैं। विकास नगर में वायु प्रदूषण चिंता की वजह बनती जा रही है। कूड़ा जलाने जैसी शिकायतें आम हैं। ये पूरी प्रशासन की कमी है। जो पूरी फार्मासिटी का जो माल है, जो इनका कूड़ा कचरा है, सब बिना उसके कोई इसकी वो नहीं कर रहे, छानबीन किस तरह का जा रहा है। इसमें इंजेक्शन भी शामिल है और ये पूरा कचरा यहाँ पूरे रोड पे पड़ा है। आते जाते मवेशी, आदमी सबके पाँव में भी लगेगा। और मेन है इसमें जो हमारा नदी जो है, नदी का वाटर लेवल यहाँ पर बहुत ही ऊपर है। इस वजह से वाटर जो है बिल्कुल खराब, दूषित होने के पूरे चांसेस हैं और गांव में बीमारी फैल रही है। दरअसल जो औद्योगिक क्षेत्र के बगल में जो हमारी स्वारना नदी है, इसको शासन ने एक डंप एरिया बना दिया है। हजारों कंपनियों का सीवर का पानी और जितने भी स्क्रैप का कचरा ये सब इस नदी में डाला जाता है। और जैसे कि इस आसन स्वारना नदी का पानी आसन से होते हुए आसन वेटलैंड में पहुंचता है, जिसमें इस समय लाखों प्रवासी पक्षी रहने के लिए आते हैं, लेकिन उसी दूषित पानी में वो रहने को मजबूर हैं और दिन प्रतिदिन उन जो है आसन लैंड में आए हुए प्रवासी पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। इसी वजह से ये जो गंदगी है, ये एक डेंगू का हब बन चुका है हमारे क्षेत्र में। इस समय पिछले 3 महीने से लगातार पूरा क्षेत्र जो है डेंगू महामारी के रूप में जो है उसमें इतना फैल चुका है कि हर घर से कोई ना कोई जो है इस बीमारी से इस समय परेशान है। विकास नगर के सेलाकुई रामपुर क्षेत्र में मैदानी आबो हवा अवैध गोदाम से निकलता धुएं की वजह से खराब हो रही है। कूड़ा जलाने से हवा में कार्बन और अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसके साथ ही विकास नगर, सहसपुर, रामपुर क्षेत्र की घुमावदार संरचना भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को बढ़ा रही है
उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है, जो प्रकरण आपने बताया है कि इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन से संबंधित है, इंडस्ट्री के जो आरएम है उनको और पॉल्यूशन बोर्ड के आरोप में इसको अवगत कराया जाएगा और चेक करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विभाग हैं उनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाएगा, अगर कोई नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई की। देखिए, जो प्रकरण संज्ञान में आया पहले उसकी जाँच होगी और उसके नियमानुसार आगे क्या कार्रवाई होगी। विकासनगर में बढ़ते प्रदूषण का कारण फैलता कूड़ा माना जा रहा है। प्रदूषण विभाग और स्थानीय प्रशासन नींद में सोया हुआ है। लोगों में बड़ी बीमारियों का स्तर बढ़ता जा रहा है। विकासनगर से जनता टीवी के लिए जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।